हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीट में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत यूनिट 5 का जो टॉपिक है जिसका नाम है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। इससे पहले के जो अपने सारे वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के नाम से, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और क्रियात्मक अनुसंधान के बाद अपने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में एक टॉपिक बचेगा जिसका नाम है शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009। वो अपन अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एसएस का। यूनिट 9 में 2-3 जो वीडियो बचे हुए हैं, 2-3 टॉपिक, उसके वीडियो आपको बाद में मिल जाएंगे। और इसके बाद अपन एसएस के और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस और आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है क्रियात्मक अनुसंधान। जो अनुसंधान या रिसर्च शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च। री का अर्थ होता है बार बार और सर्च का अर्थ होता है खोज, अर्थात बार बार खोजना। जो अनुसंधान जो होता है ये तब तक जारी रहता है जब तक कि जो उसमें संबंधित दार्शनिक उद्देश्य हैं उनको प्राप्त नहीं कर लिया जाए। प्रत्येक अनुसंधान क्यों किया जाता है? क्योंकि उससे संबंधित रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, और अनुसंधान तब तक जारी रहेगा जब तक कि निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर लिया जाता। कोठारी आयोग जो है इन्होंने परिभाषा दी है, आप याद रखिएगा कि बालकों के भाग्य का विकास कहाँ होता है? तो कक्षा में होता है। आप इसको याद रखिएगा कि किसके अनुसार बालकों के भाग्य का विकास कक्षा में होता है? तो कोठारी आयोग के अनुसार बालकों के भाग्य का विकास कहाँ होता है? कक्षा में होता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास कब से माना जाता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का जो विकास है वो 1926 से माना जाता है। अब अपन बात करते हैं कि सबसे पहले बंकिंगम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का उल्लेख किया है। लक्ष्य बुक के अकॉर्डिंग अपन देखें तो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो बंकिंगम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में किया था। और बाकी देखा जाए कि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? तो कोलियर और लेविन द्वारा किया गया था। तो ये दोनों ऑप्शन आप याद रखना। अगर बंकिंगम है ऑप्शन में तो बंकिंगम माना जाएगा, अगर बंकिंगम नहीं है तो कोलियर और लेविन को सही माना जाएगा कि सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है? तो कोलियर और लेविन है। बाकी लक्ष्य की बुक में आप देखोगे तो आपको बंकिंगम मिलेगा जिन्होंने रिसर्च फॉर टीचर्स पुस्तक में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का उल्लेख किया है। और शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सबसे पहले कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्टीफन एम कोरी द्वारा किया गया था, शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो आप ये याद रखना कि सबसे पहले किसने अपनी पुस्तक में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का उल्लेख किया है? तो बंकिंगम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का उल्लेख किया है। अगर आपके ऑप्शन में बंकिंगम नहीं है तो क्या आएगा? कोलियर और लेविन ने सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया था। और शिक्षा के क्षेत्र में पूछ लिया जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्टीफन एम कोरी ने किया था। कौन से विश्वविद्यालय में किया था? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में किया था। वर्तमान समय में एनसीएफ के तहत निम्न स्तर की जो कक्षाएं हैं उनके लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। और क्रियात्मक अनुसंधान जो है ये निम्न स्तर की कक्षाओं के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी है। क्रियात्मक अनुसंधान की जो उत्पत्ति का स्रोत है कौन सी थ्योरी को दिया जाता है? याद रखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान की जो उत्पत्ति का स्रोत है वो है आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत, अर्थात मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। और जो ये व्यवस्था सिद्धांत है ये कार्य और संबंध केंद्रित रहता है। ये आधुनिक मानव व्यवस्था जो सिद्धांत है ये कार्य और संबंध केंद्रित रहता है। और क्रियात्मक अनुसंधान जो है ये कार्य और कारण से संबंधित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में जो अनुसंधानकर्ता होता है, कार्यकर्ता जो होता है, उसमें कार्य की कुशलता के साथ साथ अपनी समस्याओं का समाधान करने की योग्यता भी उसमें होती है। अब अपन इसकी परिभाषाएं देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान की किस किसने परिभाषा दी है। सबसे पहले आते हैं स्टीफन। इनकी परिभाषा आप याद रखिएगा, पूछी जाती है हमेशा। क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने कार्यों और निर्णयों का निर्देशन करते हुए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। इंपॉर्टेंट परिभाषा याद रखिएगा क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में स्टीफन ने ही इसका प्रयोग किया था, तो इसकी परिभाषा याद रखिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने कार्यों और निर्णयों का निर्देशन करते हुए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। किसने कहा है? स्टीफन ने कहा है। फिर इसके बाद अगली परिभाषा आती है गुड की। गुड ने क्या कहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक और प्रशासकों द्वारा अपने कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वयं के निर्णय और कार्यविधि को निर्देशित करने का तरीका है। गुड ने क्या कहा है? क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक और प्रशासकों द्वारा अपने कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वयं के निर्णय और कार्यविधि को निर्देशित करने का तरीका है। तो याद रखना
गुड ने क्या कहा है, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कहा है, कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कहा है। और समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कौन कर रहा है, स्टीफन कर रहा है, याद रखना है इसको। फिर इसके बाद अगली परिभाषा आती है ट्रेवर्स की। ट्रेवर्स ने क्या कहा है कि शैक्षणिक परिस्थितियों में उचित कार्य करने की विधि जो है वो क्या कहलाती है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाती है। तो ट्रेवर्स ने क्या कहा है कि शैक्षणिक परिस्थितियों में उचित कार्य करने की विधि क्रियात्मक अनुसंधान कहलाती है। अगली परिभाषा आती है सारा ब्लेक की, जिन्होंने क्या कहा है कि स्कूल की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। स्कूली समस्याओं के समाधान के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अनुसंधान क्या कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। और ये परिभाषा किसने दी है, सारा ब्लेक ने दी है। फिर इसके बाद मोले की परिभाषा आती है। मोले ने क्या कहा है, स्कूली समस्याओं का तात्कालिक हल ढूंढने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अनुसंधान आत्मिक अनुसंधान या क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। याद रखिएगा मौलिक की परिभाषा कि स्कूली समस्याओं का तात्कालिक हल ढूंढने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला अनुसंधान क्या कहलाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। अगली परिभाषा आती है गुड्डे और होड की। इन्होंने क्या कहा है, क्रियात्मक अनुसंधान परिवर्तन कार्य कार्यक्रम का अंश है। याद रखिएगा गुड्डे और होड की परिभाषा क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, परिवर्तन कार्य कार्यक्रम का अंश है। फिर अंतिम परिभाषा आती है मैक थ्रेड की, जिन्होंने क्या कहा है, क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है। अब अपन देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा क्रियात्मक अनुसंधान जो है ये 6 चरणों का अनुसरण करता है। 6 चरण होते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत। सबसे पहले क्या आएगा, समस्या की पहचान करना। इस चरण में समस्या को किसी विशिष्ट परिस्थितियों के संदर्भ में विशेष अर्थ प्रदान किया जाता है, समस्या का चयन किया जाता है। फिर इसके बाद समस्या को परिभाषित और परिसीमित करना, अर्थात समस्या की पहचान होने के बाद उसको परिभाषित करना पड़ता है और समस्या के तत्वों का विश्लेषण करके उसका रूप निश्चित कर लिया जाता है। और परिभाषित करने के बाद ही अनुसंधानकर्ता अपने लक्ष्य और क्रियाएं निर्धारित कर सकता है। सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे, फिर उसके बाद समस्या को परिभाषित और परिसीमित करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, समस्या के कारणों का विश्लेषण करेंगे। अनुसंधानकर्ता वस्तुनिष्ठ रूप से कारणों का विश्लेषण करता है तथा उन कारणों से संबंधित साक्ष्य भी इकट्ठा करता है, जिसमें समस्या के कारणों में तर्कसंगत, परीक्षण में विशिष्टता, नियंत्रण आदि तत्वों को महत्व दिया जाता है। फिर चौथा सोपान आएगा इसका, समस्याओं को दूर करने के लिए क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, समस्या का पहचान करेंगे, फिर समस्या को परिभाषित परिसीमित करेंगे, फिर समस्या के कारणों का विश्लेषण करेंगे, फिर समस्या को दूर करने के लिए क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे। और समस्या के जो समाधान संभावित होते हैं वही क्या कहलाते हैं, परिकल्पना कहलाते हैं। और क्रियात्मक परिकल्पनाओं का स्रोत समस्या के कारणों का विश्लेषण होता है। अगला चरण जो सोपान जो आएगा वो है क्रियात्मक परिकल्पनाओं के परीक्षण का प्रारूप। क्रियात्मक परिकल्पना की समस्या का समाधान संभावित होता है, इसलिए इनकी पुष्टि के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है और क्रियात्मक परिकल्पनाओं के परीक्षण का प्रारूप तैयार किया जाता है। अंतिम चरण है जो सोपान है इसका, क्रियात्मक अनुसंधान कार्य योजना संबंधी निष्कर्ष। जो अनुसंधान करता है, जो इसने सबूत साक्ष्य इकट्ठे किए थे उनका सांख्यिकी विधियों के द्वारा विश्लेषण करता है। तो याद रखना क्रियात्मक अनुसंधान में 6 चरण या सोपान होते हैं। अब अपन बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में। क्रियात्मक अनुसंधान जो है ये बालक बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण सोपान है। आप याद रखना विशेषताओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है सत्य असत्य में से कि क्रियात्मक अनुसंधान की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान जो है ये बालक बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण सोपान है। क्रियात्मक अनुसंधान जो है शिक्षा की व्यावहारिक समस्याओं का अध्ययन करता है। क्रियात्मक अनुसंधान में तत्कालीन समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से व्यावहारिक समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। जो तत्कालीन समस्याएं हैं उनका वैज्ञानिक ढंग से व्यावहारिक समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। और इसमें मुख्य उद्देश्य क्या होता है क्रियात्मक अनुसंधान का, कि तत्कालीन समस्याओं का समाधान या कार्य प्रणाली में सुधार। याद रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है क्रियात्मक अनुसंधान का, तत्कालीन समस्याओं का समाधान और कार्य प्रणाली में सुधार। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा ज्ञान के क्षेत्र में कोई नया योगदान नहीं दिया जाता है और ना ही कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। याद रखना इसमें ना तो कोई नया सिद्धांत प्रतिपादित करेंगे और ना ही शिक्षक ज्ञान के क्षेत्र में कोई नया योगदान दिया जाता है। व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं का अध्ययन क्रियात्मक अनुसंधान में किया जाता है। अभ्यासकर्ता को केवल अपनी ही समस्या का अध्ययन करना होता है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षण के क्षेत्र में निर्देश और सुधार के लिए अपनाया जाता है। इसे विद्यालय तथा समाज की वास्तविक परिस्थितियों में पूरा करते हैं और इसमें कार्यकर्ता की संलग्नता पाई जाती है, कार्यकर्ता इससे जुड़े हुए रहते हैं। प्रत्येक शैक्षणिक क्रियात्मक अनुसंधान में
अनुसंधानकर्ता की कार्यविधियों में सुधार का विचार सदैव मौजूद होता है और इसमें वास्तविक तथ्यों का संकलन किया जाता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं शैक्षणिक क्रियात्मक अनुसंधान को मुख्यतः कक्षागत समस्याओं से संबंधित रखा जाता है, जिसमें शिक्षक अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए अपने स्तर पर वैज्ञानिक पद्धति में अध्ययन करता है और इस अनुसंधान को सैद्धांतिक अनुसंधानों की कमियों को दूर करने के लिए अपनाया जाता है। राजस्थान में शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है? याद रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है ये राजस्थान में शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली संस्था है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए प्रायोगिक योजना का जो प्रारूप है किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो एनसीईआरटी द्वारा निर्मित किया गया है। याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए प्रायोगिक योजना का प्रारूप किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो एनसीईआरटी के द्वारा निर्मित किया गया है। अब अपन इसके उद्देश्य देख लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या क्या है? कि विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाना तथा उसका विकास करना, छात्रों के आकांक्षा स्तर को, निष्पत्ति स्तर को ऊंचा उठाना, उपलब्धि परीक्षण को ऊंचा उठाना, विद्यालय के कार्यकर्ताओं की कार्यकुशलता में वृद्धि करना, विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, शैक्षिक प्रशासकों तथा प्रबंधकों को विद्यालय की कार्यप्रणाली के सुधार तथा परिवर्तन के लिए सुझाव देना, विद्यालय का जो वातावरण है उसमें परिवर्तन करना तथा उसे स्वस्थ वातावरण बनाना, विद्यालय में व्याप्त जो रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है और यांत्रिक वातावरण है उसे खत्म करना। तो ये होते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। अब अपन बात करते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता क्यों है? कि कक्षा शिक्षण में उपयोग में लाई जाने वाली शिक्षण विधियों में सुधार के लिए इसकी आवश्यकता है, कक्षा शिक्षण में छात्रों का सक्रिय योगदान बढ़ाने के लिए भी इसकी आवश्यकता है, परीक्षाओं में जो नकल करने की प्रवृत्ति है उसको समाप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता है, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि और उनके मूल्यों का विकास करने के लिए, विद्यालय और कक्षा कक्ष में अनुशासन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए, विभिन्न विषयों में दिए जाने वाले गृह कार्य को रुचिकर बनाने का प्रयास करने के लिए, भाषा शिक्षण में वर्तनी तथा उच्चारण संबंधी त्रुटियों में सुधार के लिए और विद्यालय तथा कक्षा में अनुपस्थित रहने वाले तथा विद्यालय में विलंब से आने वाले शिक्षार्थियों की समस्या के समाधान के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन पढ़ेंगे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।